हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सतीश सिंह और मैं ऐतरेय इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर हमने जो टॉपिक बनाया है, ये टॉपिक है हाउ टू लर्न ज्योग्राफी विद कंसेप्ट्स, यानी संकल्पना के साथ भूगोल का अध्ययन कैसे करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हमेशा आप सुनते भी रहे हैं और जितने सिलेक्ट होते हैं जब अपना इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ भी आपको ये सुनने को मिलता है कि ज्योग्राफी काफ़ी स्कोरिंग है। यदि आप यूपीएससी के रिपोर्ट कार्ड को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी यही बातें देखने को मिलती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस जिस सब्जेक्ट्स के थ्रू मिले हैं उनमें ज्योग्राफी एक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर इतना ये ज्योग्राफी हमें स्कोर करा सकता है, हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है, तो हम इसका प्रिपरेशन करेंगे कैसे। और यही टॉपिक हमने आपके लिए बनाया है और इसी टॉपिक के थ्रू हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ज्योग्राफी को हम कंसेप्चुअली कैसे लर्न कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और इसको जानने के लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ यहाँ साझा करेंगे कि उन टॉपिक्स के साथ आप कनेक्ट हो सके और उसके थ्रू आप जान सके कि एक्चुअल में ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाता है या ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम आपको एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 बनाते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं हीट एंड टेम्परेचर। यानी हीट एंड टेम्परेचर मीन्स ऊष्मा और तापमान। अब हम यहाँ पर ऊष्मा और तापमान को एक्चुअल में देखा जाए तो हीट और टेम्परेचर ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में जो भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या किसी अन्य सब्जेक्ट का जो भी कंसेप्ट आप वहाँ पढ़ते हैं उसका अप्लीकेशन होता है और इसीलिए ज्योग्राफी को अप्लाइड सब्जेक्ट भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हीट और टेम्परेचर का जो भी बेसिक कंसेप्ट है जो हम वहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में किस तरह से इसको समझना होता है, इसी को यानी बेसिक रूप में आप इसके कैरेक्टर को, इसकी जो भी विशेषता होगी, इस विशेषता को, इस कैरेक्टर को आप यहां पर समझेंगे। कहां समझेंगे? जहां ज्योग्राफी की आप स्टडी करते हैं। यानी कहां ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं? तो जो अर्थ का स्पेस है इसी में आप इसकी स्टडी करते हैं, अर्थ के स्पेस की। अब जब हम अर्थ के स्पेस की बात करते हैं मीन्स यहां पर हमें स्पेस के जो कैरेक्टर मिलते हैं, ये कैरेक्टर एक तो एटमॉस्फेयर के रूप में मिलता है, वायुमंडल के रूप में मिलता है। दूसरा कैरेक्टर हम जहां पर हाइड्रोस्फीयर यानी जो जल मंडल के रूप में हमें मिलता है तो हाइड्रोस्फेरिक कैरेक्टर। और इसी तरह से हम तीसरा यहां कह सकते हैं कि जिसको हम बायोस्फेरिक कैरेक्टर के रूप में यहां पर स्टडी करते हैं। और अगर हम ये तीनों एक साथ समझ सकते हैं तो हमें एक और जगह इससे मदद मिलती है और वो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ये एक कंडीशनल कैरेक्टर है इन्वायरमेंट। ये कंडीशनल कैरेक्टर यहाँ भी एटमॉस्फेयर में भी फॉर्म होता है। हाइड्रोस्फीयर यानी जब हम जल मंडल की बात करेंगे, समुद्र की बात करेंगे, तो वहाँ भी इन्वायरमेंटल एक कंडीशन वहाँ भी फॉर्म होता है। और इसी तरह से एक बायोस्फेरिक इन्वायरमेंट भी होता है। तो ये जो स्पेस का फिजिकल कैरेक्टर है, इस फिजिकल कैरेक्टर में हम ऊष्मा और तापमान का यहाँ पर पूरा का पूरा
कैसे इसका इम्पैक्ट यहाँ पर होता है, कैसे हम इसको कंसेप्चुअलाइज करके इसको समझेंगे, तो इसको हम आपके सामने आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि ये जब हम स्पेस की बात करेंगे तो फिजिकल स्पेस पे, यानी जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में जिसकी स्टडी हम करते हैं, तो केवल फिजिकल स्पेस में इसका एप्लीकेशन होगा, बल्कि जो हमारा ह्यूमन स्पेस है, ह्यूमन स्पेस की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, तो हम जो ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी इसके प्रभाव को हम समझ सकते हैं अगर हम ऊष्मा और तापमान के स्वरूप को इन कंटेक्स्ट में समझ जाएं तो। और इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा जो फिजिक्स में हीट जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उसके विषय में हम थोड़ा सा पहले जानें। और इसीलिए हम आते हैं सबसे पहले हीट के विषय में। हीट एंड टेम्परेचर, आप ये ध्यान में रखिएगा, हम आपको यहाँ हीट और टेम्परेचर एक टॉपिक के रूप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यानी पढ़ा नहीं रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि हीट और टेम्परेचर को हम कैसे ज्योग्राफी में कंसेप्चुअली उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे और उससे अपना ज्योग्राफी का कंसेप्ट कैसे हम बनाएंगे। हमारा पर्पस ये है, क्योंकि हमने जो अभी आपको बताया कि हमने जो टॉपिक बनाया है, ये टॉपिक क्या है, संकल्पना के साथ भूगोल का अध्ययन कैसे करें, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी विद कंसेप्ट्स। तो ये तो टॉपिक हमें मिलेगा एटमॉस्फेयर, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा टॉपिक मिलेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा और बाकी सारी फिनोमेना भी मिलेंगे, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम हीट और टेम्परेचर को पहले थोड़ा सा उन कंटेक्स्ट में, जो ज्योग्राफी का जो स्पेशियल फॉर्म है, उन कंटेक्स्ट में हीट और टेम्परेचर को पहले हम थोड़ा सा समझें। देखिए, हीट को जब भी हम बात करते हैं तो हीट क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ओके। और हीट के जो भी फंडामेंटल सोर्स है, उन सोर्स में हम देखते हैं कि जो सोर्स है, ये सोर्स कितने तरह के सोर्स हैं। तो एक सोर्स तो वो है जहां से हम डायरेक्ट अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, सरफेस पे, और सरफेस पे भी जब आते हैं तो चाहे लैंड सरफेस पे हम आए या हमारा जो वाटर सरफेस है, इन दोनों ही सरफेस पे हमें जो एनर्जी मिलती है, तो वो हीट जहां से मिलती है, जहां जो देता है वो कौन है, तो वहां हम क्या देखते हैं, वहां सन, यानी सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है। हम सूर्य से जितना भी एनर्जी पाते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा हम सूर्य से पाते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें, 99.97% एनर्जी जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है, वार्षिक जो हमारा उपभोग है एनर्जी का हमारे पूरे अर्थ के इस पूरे सेक्शन में, जिसमें हम बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर इत्यादि जितने सेक्शंस में बांट के जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पूरा टोटल एनुअल कंजम्पशन का 97% यानी 99.97% ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। और इसीलिए सूर्य से जो भी हमें एनर्जी रिसीव होता है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा ये अर्थ का सरफेस जो रिसीव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशनल एनर्जी। इंसोलेशनल इंसोलेशनल एनर्जी, यानी ये सूर्य तापीय ऊर्जा है। इंसोलेशनल एनर्जी सूर्य से हमें प्राप्त होती है। ओके, एक ये आपने जान लिया कि ठीक है, यहां से हमें एनर्जी मिली। दूसरा एक और आपको जानना है, और दूसरा ये जानना है कि हमें कुछ एनर्जी दूसरे सोर्सेस से भी मिल जाते हैं सरफेस पे। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू आप जानते हैं, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा भी होगा कि जो अर्थ के इंटीरियर की एनर्जी है,
जहां पर अर्थ के इंटीरियर में यानी पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। और जब कोई वोल्केनिसिटी इवेंट होता है यानी ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो उस ज्वालामुखी क्रिया के थ्रू वो अंदर का हीट बाहर इरप्ट होके आता है मैग्मा के साथ। और ये जो एनर्जी है ये सूर्य से प्राप्त हुई एनर्जी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी। ये इंक शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा। तो कुछ पोर्शन जो यहाँ आप देख रहे हैं कि 99.97% है, यानी 100% नहीं है, तो उसमें से कुछ हमें कहाँ से मिला, जियोथर्मल एनर्जी के रूप में मिला। ठीक है, वो भी हमें मिल गया, यहाँ पे हमारे स्पेस को प्राप्त हो गया। लेकिन एक थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो कैरेक्टर होता है वो रेडियो एक्टिव कैरेक्टर होता है। और इस तरह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू भी हमें मिलेगा, और इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं एटॉमिक एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सूर्य से प्राप्त होने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो हमें मिल रहा है वो सूर्य से प्राप्त हो रहा है। तो इसको तो हमने कह दिया कि ये एनर्जी की मात्रा हमें कहाँ से मिली, तो सूर्य से मिली, और जो सूर्य से मिल रही है उसको हमने क्या बता दिया कि ये हमारा इंसोलेशनल एनर्जी है, सूर्यतापी ये ऊर्जा है। लेकिन एक बात अब यहाँ पर समझना है कि ये तो एनर्जी है, और एनर्जी है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हीट है। जूल या कैलोरी में इसे आप मेजर करेंगे, क्योंकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो तो जूल है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो हीट है, इस हीट से हम टेम्परेचर कैसे प्राप्त करेंगे, या टेम्परेचर क्या होता है। ओके, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हीट से टेम्परेचर को अब हमें समझना है, तो हम पहले टेम्परेचर को जाने। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमने साइंस में फिजिक्स से लिया, और उसको हम ज्योग्राफी में कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारा ज्योग्राफी का कंसेप्ट बने, क्योंकि ज्योग्राफी में हम चाहे बायोस्फीयर पढ़ें, हाइड्रोस्फीयर पढ़ें, एटमॉस्फेयर पढ़ें, लिथोस्फीयर पढ़ें, कोई भी स्फीयर पढ़ें, तो वहाँ पर हम अपना कंसेप्ट बना सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को थोड़ा सा जाने, पहले बेसिक्स इनके समझें। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो हीट का कैरेक्टर होता है, ओके, उसके थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो हो गया टेम्परेचर। अब हीट का कैरेक्टर क्या है, हीट के कैरेक्टर में आप जानते हैं कि हीट की इंटेंसिटी एक जगह अगर है ज़्यादा, हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, और इस हीट अमाउंट को यदि हमने इंटेंसिफाई कर दिया, यानी ये जो हीट बना हुआ है उष्मा है, इस उष्मा को हमने क्या कर दिया, बहुत हीट को इंटेंसिव बना दिया, यानी थोड़े स्थान में उसको कर दिया, तो यहाँ पर हीट की इंटेंसिटी बढ़ गई। और जब हीट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो ये क्या होगा, इतने में आ गया, यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट तो एक ही बराबर है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से जब इस फॉर्म में हम इसको लेके आए तो हम देखेंगे कि एक इम्पैक्ट आएगा, एक प्रभाव आएगा, और वो प्रभाव क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। यानी यहाँ हीट अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन तापमान इसका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक उल्टा करके हम कर सकते हैं, अगर इंटेंसिव फॉर्म में हीट अमाउंट कहीं है और उसको हम यहाँ पर लाए, और उसको हमने उसको जो इसकी इंटेंसिटी है उसको कम कर दिया, फैला दिया, तभी ऐसा हो सकता है। और जब जैसे हमने फैला दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हीट तो उतना ही है, टोटल अमाउंट तो उसका उतना ही है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर
टेम्परेचर यहाँ पर डाउन हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से संबंधित तो हैं, लेकिन हीट का एक बेसिक कैरेक्टर इसको, इस टेम्परेचर को चेंज कर दे रहा है। और बेसिक कैरेक्टर में क्या, यदि हीट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इंटेंसिटी घटाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मीन्स टेम्परेचर हीट का ही एक इम्पैक्ट है। मीन्स हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट। एक तो हमने ये यहाँ पर देख लिया। दूसरा एक और बात कि इनमें किसी भी सोर्स से हमें हीट प्राप्त हो, ओके, किसी भी सोर्स से हीट प्राप्त हो, हमारे पास कोई जो मटेरियल है, ये मटेरियल जितना इसको रिसीव करेंगे तो उनका, अगर यहाँ पे जैसे जो ये हमारे पास मटेरियल है, और मान लीजिए कि सूरज से आने वाली ऊर्जा हमें यहाँ पर इनको टेम्परेचर, इनको हीट प्रोवाइड कर रही है, तो लगातार यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि हीट का अमाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है, और जब अमाउंट बढ़ेगा, यहाँ आपने देखा था कि हीट का अमाउंट नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हीट का अमाउंट बढ़ेगा। तो हीट का अमाउंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, तो अमाउंट इंक्रीज करेगा तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा। एक तीसरी बात हम लोग करते हैं, और तीसरा ये है कि जब हम देखते हैं कि किसी मटेरियल के पास, ये हमारा कोई मटेरियल है और इस मटेरियल के पास कुछ मात्रा में इसके पास इसने हीट रखा हुआ है, या इसके पास हीट अमाउंट है। ये हमारे पास कोई पदार्थ है, और पदार्थ आप जानते हैं जो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, यानी ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, प्लाज्मा स्टेट भी हो सकता है, यानी ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, दोनों के बीच का एक जेली स्टेट जैसा, प्लाज्मा स्टेट जैसा भी कोई स्टेट हो सकता है। अगर इसके पास हीट अमाउंट है तो ये हीट अमाउंट इस टेम्परेचर पे, सॉरी इस अमाउंट पे इसके पास अपना एक टेम्परेचर बनाया हुआ होगा। ओके, अब इस टेम्परेचर पे, यानी जितना ये तापमान बना हुआ है, ओके, अगर हम इसको दे रहे हैं और ज़्यादा हीट, कहीं से हम उसको दे रहे हैं, तो ये जितना रिसीव करेगा उसी से ना ये टेम्परेचर अपना जनरेट करेगा, जितना इसको मिलेगा उसी से ये टेम्परेचर जनरेट करेगा। अगर इसको ज़्यादा मिला तो ज़्यादा तापमान, कम मिला तो कम तापमान, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मिल रहा है, इसको मिलते जा रहा है, तो ये कितना टेम्परेचर, कितना हीट अमाउंट रखेगा? कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही कोई दूसरा कैरेक्टर हमारे पास हो यहाँ पे, और इसको भी हीट दिया जा रहा है, इसको भी हीट दिया जा रहा है, और इसको भी हीट दिया जा रहा है। ओके, मान लीजिए इंसुलेशन के थ्रू ही हीट दिया जा रहा है, इंसुलेशन के थ्रू ही हीट यहां भी दिया जा रहा है, दोनों जगह। सूर्य के प्रकाश के थ्रू इसको भी दिया जा रहा है, इसको भी दिया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि ये कितना रखेगा, ये कितना रखेगा, तो कोई ना कोई पदार्थ का गुण, यानी जो मटेरियल का बेसिक कैरेक्टर होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये कितना लेगा या ये कितना लेगा। ओके, जैसे एक छोटा बच्चा है और उसके पिता हैं, और दोनों लोगों को कहीं बुला लिया गया भोजन करने के लिए। तो जो छोटा बच्चा है उसको जितनी पूड़ी दी जाएगी खाने के लिए, या रोटी दी जाएगी खाने के लिए, बड़े को उतनी ही अगर दी जाए तो बड़ा वाला तो भूखा रह जाएगा, लेकिन छोटे वाले का पेट भर जाएगा। लेकिन इसको उल्टा कर दें, बड़े वालों को जितनी रोटी दी गई, छोटा वालों को जब दिया जाएगा तो छोटा वाला तो उतना नहीं लेगा, छोटा वाला तो बहुत थोड़ा ही लेगा, और उससे उतने ही में उसका पेट भर जाएगा। इसी प्रकार जितने मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स के जो भी मटेरियल का कैरेक्टर होता है, पदार्थ का जो गुण होता है, वो डिसाइड करेगा कि ये कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, रख सकता है। ओके, और यदि किसी के पास कैपेसिटी कम है,
हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम है, उसके बाद भी आप हीट उसको देते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी हीट की इंटेंसिटी यानी तापमान की गहनता बढ़ेगी और नतीजा क्या होगा, टेम्परेचर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा सक्षमता। इसको जानने के लिए किया क्या गया है कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को उस पदार्थ विशेष की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह दिया गया। और इस रूप में जब हम आते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास इस पूरे भूगोल के लिए जो पदार्थ है, सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है पूरे पृथ्वी पर, वो कौन सा है, वो पानी है। पानी, वाटर। ओके, तो इस पानी के पास जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, ये पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मीन्स इसको, पानी को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, उष्मा से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अगर इसको हम दे रहे हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए इसको बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा की आवश्यकता होगी। अब यदि ये सबसे टॉप पे है, यानी सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा उष्मा, सबसे ज्यादा हीट इसको चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए, इसका मतलब ये है कि बाकी कोई भी पदार्थ का हम नाम लेंगे, कोई किसी का भी आप नाम लीजिए, किसी ग्रेनाइट का नाम लीजिए, सैंड का नाम लीजिए, किसी खेत वाली जमीन का नाम लीजिए, रोड का नाम लीजिए, जिसका भी, किसी का भी आप नाम लीजिए, जब सबसे ज्यादा हीट को लेने वाला मटेरियल हमें मालूम हो गया कि वो कौन सा है, वो पदार्थ पानी है, तो इसका मतलब कि बाकी जिसका भी नाम लिया जाएगा उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए पानी के जितना उष्मा की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल, किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी से कम होगी। ओके, अब तो ये बिल्कुल आपको कम से कम इसमें ये बातें आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तीसरी एक और बात हम आपको बता दें कि कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए इसी को हमने बता दिया, ले लिया, अब यहां पे ये मटेरियल, चलिए इसको लेते हैं, ये मटेरियल हमने ले लिया। ओके, अब ये कोई मटेरियल था, इसने उष्मा ले लिया, उष्मा ले लिया और उष्मा लेने के बाद इसका टेम्परेचर भी बन गया इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब ये बन गया, तो आप फिजिक्स में फिर वहां पर क्या पढ़े हैं कि अगर कोई पदार्थ है उसके पास उष्मा है, हीट है, तो ये उष्मा क्या होगा, तो ये उष्मा उधर की तरफ फ्लो करेगा या उधर की तरफ ये उष्मा प्रवाहित होगी जिधर उष्मा की गहनता या हीट अमाउंट कम होगा, हीट इंटेंसिटी एंड हीट अमाउंट कम होगा, उष्मा की गहनता और उष्मा की मात्रा कम होगी। जैसे आप रोटी बनाने वाला जो तवा होता है जिस पर रोटी हम बनाते हैं, मान लीजिए कि उसका हैंडल भी लोहे का बना हुआ है, तो जो फ्लेम लगता है नीचे गैस से वो तो तावे के ऊपर लगता है, और वहां पे अगर उसको हीट मिल रहा है लगातार, तो हीट तो मिल रहा है बीच वाले भाग को, तावा को मिल रहा है, लेकिन वहां से हैंडल आपका धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हैंडल क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट जहां इंटेंसिफाई हो रहा है, जहां उसकी गहनता बढ़ रही है, टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये तो आपने महसूस कर लिया कि रोटी बनाने लायक हो गया कि नहीं, वो आप ऐसे उसको चेक करते हैं। लेकिन आप उसको दूसरे रूप में आप समझें तो वहां से टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन हीट का फ्लो उस भाग की तरफ हो रहा है जहां हीट का अमाउंट और हीट की इंटेंसिटी दोनों ही कम है, यानी हैंडल की तरफ हो रहा है। हैंडल वाला भाग धीरे धीरे गर्म होते जाता है। तो हीट का फ्लो या उष्मा का जो प्रवाह होगा, ये उष्मा का प्रवाह
कितना शीघ्रता से होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड ये करेगा कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, किस पोर्शन में हीट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर हीट की इंटेंसिटी इस पोर्शन में जिसको हम ए लिख रहे हैं और इस पोर्शन में जिसको हम बी लिख रहे हैं, अगर ए की तरफ ज्यादा है तो बड़ी तेजी के साथ हीट का फ्लो इधर की तरफ होगा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसे हम तापमान बोल देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, ये भी एक बात सही है, लेकिन ये कैसे होता है? तो आपने तापमान को इस रूप में भी समझा। इसका मतलब आप टेम्परेचर को कई रूपों में आप यहां पर समझ रहे हैं कि टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या। तो उष्मा का या हीट का एक इम्पैक्ट है। अगर हीट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा। हीट का फ्लो जिधर की तरफ होगा, वो कहां होगा? हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की तरफ होगा। तो इससे क्या होगा, यहां से इधर की तरफ हीट जाएगा तो यहां का टेम्परेचर तो उतना तेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हीट खर्च हो रहा है कि इधर की तरफ, दूसरी तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। लेकिन यहां का टेम्परेचर क्या होगा? यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसको भी आप टेम्परेचर बोल देते हैं। और एक और बात हम लोग ने क्या सीखा? ये सीखा कि कोई भी पदार्थ होगा, उसको जब हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, किसी भी सोर्स से उष्मा उसको अगर हमने दिया, तो वो कितना उष्मा लेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट उष्मा सामर्थ्य। और इसमें हमने क्या देखा कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर भी, ब्रह्मांड की बात बोले तो पृथ्वी तो उसी में आ गई, इसके पास जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आगे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम यहां तक आपको बताए, तो अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि इस पूरे सरफेस पे, अब हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के सतह की बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़े हिस्से में क्या व्याप्त है? आप पढ़ते हैं ना, 71% जो सरफेस एरिया है वो किससे ऑक्युपाइड है? वो जल से ऑक्युपाइड है, यानी वहां पर जल का विस्तार है। और जब जल का विस्तार है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतने प्रतिशत भाग को, या उतने प्रतिशत भाग की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई? विशिष्ट उष्मा सामर्थ्य क्या हो गई? वो काफी बढ़ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब कि उस हिस्से को आप कितना भी टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए यहां पर हमने वो ले लिया, एक बना दिया, ये हमने एक बना दिया ग्लोब, और इसको इधर अभी रखिए, और यहां से हमने ये एक लाइन बना दिया। ओके, इसको भी हमने क्या किया, ओके, अब ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में आप जानते हैं कि ये जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ओके, इस विषुवत रेखा से इधर भी और विषुवत रेखा से इधर भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी विस्तार किसका है? तो 71% भाग पर किसका विस्तार है? तो वाटर सरफेस है ना, जल सतह का विस्तार है। और उस जल सतह में भी सबसे ज्यादा किधर है? नॉर्थ में ज्यादा है या साउथ में ज्यादा है? तो साउथ में, ऑब्वियसली साउथ में ज्यादा है। हम आगे चल के ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। इसका मतलब कि अगर साउथ को भी इंसुलेशनल हीट दिया जाए, नॉर्थ को भी इंसुलेशनल हीट दिया जाए, है ना, दोनों हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध हैं, दोनों को सूरज से उतनी ही मात्रा दी जाए, जितनी मात्रा साउथ को दी जाए उतनी ही मात्रा नॉर्थ को दी जाए, तो क्या आप बता सकते हैं? जरा सोच के बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों का तापमान बराबर होगा? सोच के देखिए, बराबर होगा? ये किस पर डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि वाटर सरफेस एरिया किधर ज्यादा है। जिधर जल सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, उस भाग की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी तापमान कम होगा, अर्थात वह भाग
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा कंज्यूम करेगा, और दूसरा भाग जहां पर जल सतह का विस्तार कम होगा वह भाग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए कम ऊष्मा लेगा। इसका मतलब यह है कि यदि साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जल सतह का विस्तार ज्यादा है तो यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। और यहाँ का टेम्परेचर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लैंड सरफेस ज्यादा है, महासागरीय सतह, जलीय सतह कम है, और जलीय सतह कम होने से उसकी विशिष्ट ऊष्मा सामर्थ्य क्या हो गई, कम हो गई, तो तापमान ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखिए हमने कंसेप्ट कहाँ सीखा, हमने कंसेप्ट यहाँ सीखा, और ये हमने अप्लाई कहाँ किया, अप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात हम इसी में करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, और दूसरी बात को हम फिर पहले चलते हैं वहाँ और इसके आगे हम समझते हैं। अब तो हीट को आपने जान लिया, हीट से टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसको भी आपने जान लिया। आगे चल के जब टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे तो आप सभी जानते भी हैं, फिजिक्स में ये बताया भी जाता है, हाई स्कूल इंटर तक आप पढ़ते भी हैं कि हीट को मेजर करने के लिए तो मैंने बताया ना कि जूल है और कैलोरी है, उस जूल और कैलोरी के यूनिट पे आप इसको मेजर करते हैं। लेकिन टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर के लिए एक आपको केल्विन मिलता है, फॉरेनहाइट मिलता है और डिग्री सेल्सियस मिलता है, डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस मिलता है यहाँ पर। तो इसके यूनिट्स अलग हैं, इसके यूनिट्स अलग हैं। ये चीज़ें टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपने ये देख लिया, समझ लिया और जान भी लिया। अब हम अगली बात करते हैं। आगे ये करना है कि जो हीट हमें किसी पदार्थ विशेष को मिला, ओके, मिला, तो हमारा पदार्थ क्या हो सकता था जिसको हमें हीट मिला है, हीट मिला है, तो ये हीट अभी हमने देखा कि किसी भी मटेरियल को मिला। ओके, तो मटेरियल को मिला और हमने क्या देखा कि मटेरियल को मिला तो मटेरियल यानी वो पदार्थ विशेष उससे क्या किया, तो टेम्परेचर इसने जनरेट किया, यानी तापमान इसने बनाया, ताप का सृजन हुआ। ओके, टेम्परेचर जनरेट किया तो ताप का सृजन होगा। ओके, ये हमने अभी तक सीखा। अब यहां पे दूसरी बात भी हमने आपसे अभी किया था, और वो किया था कि जब हम मैटर की बात करते हैं, यानी जब हम पदार्थ की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ किन रूपों में होता है, हमने क्या बताया आपको, पदार्थ किन रूपों में होता है, तो पदार्थ सॉलिड हो सकता है, ठोस यानी सॉलिड हो सकता है, ठोस हो सकता है, ये तो आप पढ़े हैं, तरल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ओके, और पदार्थ गैसीय फॉर्म में भी हो सकता है। गैसीय फॉर्म में भी हो सकता है। ये तो पदार्थ की बात हो गई। अब ठोस को भी यानी सॉलिड को भी अगर हीट मिला तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, लिक्विड को हीट मिला तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, और गैस को भी अगर हीट मिला तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। ओके, अगर बढ़ सकता है तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि ताप का सृजन होगा हीट से, जिस हीट को, उष्मा को
किसी मटेरियल ने कंज्यूम किया, उसको एब्जॉर्ब किया, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर का, ताप का सृजन होगा। और ताप का सृजन होगा तो ऐसे हीट को हम क्या बोलते हैं? तो हम अपने भूगोल में, ज्योग्राफी में, इस लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट, संवेदी उष्मा, संवेदी उष्मा। ओके, सेंसेबल हीट, संवेदी उष्मा। संवेदी, सेंसेबल इसलिए कि जो हमारे डिवाइसेस हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जिसको हम थर्मामीटर बोल सकते हैं, तो ये थर्मामीटर जिसको मेजर करता है, जिसका मापन करेगा, वो किस हीट अमाउंट को मेजर करेगा? तो ये सेंसेबल हीट अमाउंट को ही मेजर करेगा। यानी जिसको हम टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, ये टेम्परेचर संवेदी उष्मा का रूप है, संवेदी उष्मा का रूप है। अब इसकी भी, सॉलिड की भी संवेदी उष्मा होगी, यहां पर भी संवेदी उष्मा होगी, यहां भी संवेदी उष्मा होगी। इसका मतलब ये भी गर्म हो सकता है, ये भी गर्म हो सकता है। जैसे पानी है, तो पानी पानी ठंडा भी हो सकता है, पानी गर्म भी हो सकता है। तो पानी का जो टेम्परेचर बढ़ना है, वो किस हीट अमाउंट को लेके हो रहा है? तो वो सेंसेबल हीट अमाउंट को कंज्यूम कर रहा है, और वो काम हो रहा है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। ओके, अब हम दूसरी बात यहां पर करते हैं। और दूसरी बात क्या है? जो अभी आपने यहां देखा, ये आपने देखा, और ये क्या देखा? ये देखा आपने कि जो मटेरियल है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ये तीनों में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इनमें एक चीज आप जानते हैं, और वो क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं आप कि जब भी यहां से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में किसी मटेरियल को आना हो, या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में किसी मटेरियल को आना हो, तो ऐसे फॉर्म चेंज करने में या इसके स्वरूप के बदलाव में टेम्परेचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हीट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हीट होगा तो ही टेम्परेचर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम पानी को, और जब पानी को उदाहरण हम बनाएंगे, तो पानी को हम देखते हैं कि ये सॉलिड भी है, और पानी लिक्विड भी है, और पानी गैसियस भी है। जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? आइस बोल देते हैं। लिक्विड होता है तो हम क्या बोल देते हैं? वाटर बोल देते हैं। और जब गैसियस फॉर्म में होता है तब हम इसको क्या बोल देते हैं? वेपर बोल देते हैं। ओके, वाष्प बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो इसमें भी इसको हीट चाहिए। और जब भी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में पानी आता है, तो उस हीट से एक काम हो रहा है वहां पे। कौन सा काम हो रहा है? काम ये हो रहा है कि उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका रूप बदल रहा है, सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। यानी यहां पर हीट ही रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये हीट सॉलिड से लिक्विड बनाने के काम में यूज हो रहा है, और इसीलिए इससे टेम्परेचर जनरेट नहीं होगा। और यही काम हम यहां पर फिर से देख लें कि अगर लिक्विड है, तो लिक्विड से और ज्यादा अगर हम हीट इसको देंगे, तो ये हीट क्या हो जाएगा? ये गैस बन सकता है, वेपर बन सकता है। और जब वेपर बन सकता है, तो इस लिक्विड से वेपर बनने की इस पूरे प्रोसेस में हीट खर्च हो रहा है, उष्मा का कंजम्पशन हो रहा है, खर्च हो रहा है उष्मा। ओके, लेकिन टेम्परेचर यहां पर क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो अब फिर यहां पर बात आती है कि इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे, यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा। ओके, गुप्त उष्मा। ओके, आप समझ गए। अब यहां पे गुप्त उष्मा की बात हो गई, यानी गुप्त है वो,
हाइड फॉर्म में है, मतलब मीन्स लेटेंट फॉर्म में है, वो उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो हो गया लेटेंट हीट। अब आप जरा हमें सोच के बताइए, ये आपके लिए हम एक दे रहे हैं कुछ सोचने के लिए, कि आप जरा सोचिए, जब हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे ये पूरा हेमिस्फीयर हमारे पास है, चारों हेमिस्फीयर है, लिथोस्फीयर भी, एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, बायोस्फीयर भी है। और इन सारे स्फीयर में अगर हम केवल इसी की बात कर लें, किसकी, हम वाटर की ही बात कर लें, तो वाटर तो सभी स्फीयर में है, लिथोस्फीयर में भी है, स्थल मंडल में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, वेपर के फॉर्म में सबसे ज्यादा है, वायुमंडल में, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल में, समुद्रों में, महासागरों में, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिक्विड की प्रॉपर्टी हमारे पास है। और अभी आपने देखा भी कि 71% सरफेस एरिया ऑक्युपाइड है उनके द्वारा, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा अमाउंट हमारा है, वाटर का अमाउंट है। और बायोस्फीयर की बात करेंगे तो बायोस्फीयर यानी जो जैव मंडल है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, तो उनमें भी जल है। तो जल तो बहुत ज्यादा है ना, सर्वव्याप्त है। तो इनमें अगर जल है तो उस जल को जल के रूप में बने रहने के लिए जो हीट वहां पर बना हुआ है या उसके पास सस्टेन कर रहा है, वो हीट लेटेंट हीट है। यानी वो हीट कौन सा हीट है, वो लेटेंट हीट है। ओके, उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि अगर ये वेपर है, वाष्प है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में वाष्प है, वेपर है, और इस वेपर को वेपर के फॉर्म में बने रहने के लिए जो हीट उसको चाहिए, सस्टेन करने के लिए जो हीट चाहिए, तो वो कौन सा हीट होगा, लेटेंट हीट होगा। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि हीट के भी दो फॉर्म हो गए। एक को हमने कहा सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है या टेम्परेचर जनरेट करता है। और लेटेंट हीट क्या करता है, ये गुप्त उष्मा है, ये केवल स्वरूप बदलेगा। और स्वरूप बदलेगा तो यहां पर आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड बनना होगा तो हीट कंज्यूम किया जाएगा, लिया जाएगा। जितना हीट लिया जाएगा वो लेटेंट हीट होगा। लिक्विड से गैस बनना है, गैस के फॉर्म में आना है, यानी पानी को वाष्प बनना है, तो कंज्यूम किया जाएगा, लिया जाएगा। तो लिक्विड के फॉर्म में बना हुआ था, जब गैस के फॉर्म में आया तो इसने और ज्यादा हीट कंज्यूम किया। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसके पास है, या सबसे ज्यादा लेटेंट हीट किसके पास है, गुप्त उष्मा किसके पास है, गैस, वेपर के पास। यानी वायुमंडल में गुप्त उष्मा सबसे ज्यादा है। ओके, अब उल्टा कर लीजिए इसको, अगर गैस को या वेपर को लिक्विड बनना हो, तरल बनना हो, तो तरल बनना हो तो क्या होगा, गैस अगर तरल बनेगा, लिक्विड बनेगा, तो क्या होगा, लेगा, उष्मा लेगा या उष्मा रिलीज करेगा। सोच के बताइए, अभी जो मैंने आपको बताया उस बेसिस पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि तरल से गैस बना था तो इसने हीट कंज्यूम किया था। उल्टा कर लीजिए, गैस से लिक्विड बनना हो, यानी वाष्प से बादल बनना हो, तो क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, जो गुप्त उष्मा थी वो गुप्त उष्मा बाहर निकल गई। उसी तरह से लिक्विड से फिर सॉलिड बनना हो, यानी इसी वायुमंडल में ही अगर वाष्प है, वेपर है, इस वेपर से पानी की बूंदें नहीं बननी है, जल की बूंदें नहीं बननी है, क्लाउड्स जो बनना है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के क्लाउड नहीं बनने हैं, बल्कि आइस के पार्टिकल्स होते हैं, उस स्नो पार्टिकल्स के क्लाउड्स बनने हैं। तो क्या होगा, बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होगा, यानी गुप्त उष्मा मुक्त होगी। तो उल्टा जब प्रोसेस करेंगे तो गुप्त उष्मा मुक्त होगी, और जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ये जो साइकिल आएगा, तब क्या होगा, उष्मा का कंजम्पशन होगा। इसका मतलब कि हमारे इस पूरे सेक्शन में, जिसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये सारी बातें हम लोग जब यहाँ पर कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये सब सारी चीजें, ये जितने सेक्शंस हम यहाँ पर अपने पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये बना हुआ है। तो इसमें लगातार हो क्या रहा है, या तो हीट ली जा रही है या तो हीट
दी जा रही है, यानी हीट या तो कंज्यूम किया जा रहा है या तो हीट रिलीज किया जा रहा है। और ये जिसके थ्रू कंज्यूम या ये लेन देन चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो इसमें बड़ी सहजता से रोल प्ले करती है, और वो गिफ्ट हमें गिफ्टेड है, हमारी पृथ्वी को सबसे बड़ी मात्रा में ये सुलभ भी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? पानी, वाटर, जल। ओके, यानी जल के थ्रू, क्योंकि जल के पास, वाटर के पास, हमने क्या बताया कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब कि जल एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास है जो बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही जल जब वाष्प बनेगा, या यही जल जब आइस बनेगा, या यही जल वाष्प बना, वाष्प से फिर से जल बना या आइस बना, तो हीट का एक्सचेंज होगा हमारे इनके इस पूरे एटमॉस्फेयर में, ये सारा एक्सचेंज होगा। और हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो अभी बताया मैंने कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक मीडियम के रूप में, एक माध्यम के रूप में रोल प्ले करती है, कि हमारे सरफेस पर, वाटर सरफेस, लैंड सरफेस से लेके और जो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में भी कौन सा एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर तो हमारा बहुत ऊंचाई तक है, 10,000 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड है ये पूरा का पूरा वायुमंडल। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सेक्शन, इफेक्टिव सेक्शन, बड़ा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इफेक्टिव सेक्शन है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन है हमारा क्षोभ मंडल, यानी जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग खड़े हैं। यानी सारा जो ये साइकिल हो रही है एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर के सेक्शन में हो रहा है, वो है ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। यानी बादल, वर्षा, ये सब जितनी है ना, ये क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब सारी सेक्शन जो भी हो रहा है, वो सब किस में हो रहा है? तो एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर सेक्शन में हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल के नाम से जिसे हम यहाँ पर जानते हैं। और इसी रूप में यहाँ पर जब ये एक्सचेंज होता है, तो हमारी पूरी ज्योग्राफी कंट्रोल होती है, या पूरी ज्योग्राफिकल जो सिनेरियो है वो चेंज होते रहता है। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने आपके सामने शेयर किया कि जो मेन हमारा टॉपिक था कि संकल्पना के साथ भूगोल का अध्ययन कैसे करें, तो मैंने आपको बताया कि यदि आप केवल एक टॉपिक, जो ये आपका टॉपिक है ना, इसके थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इसके थ्रू अगर हम फिजिक्स से ये जान तो गए कि हाँ हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, लेकिन इसको हमने जब अप्लाई किया अपने इस अर्थ सरफेस पे और इस अर्थ सरफेस की स्पेस पे, इन सेक्शंस पे, तो हमें समझ में आया कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कैसे रोल प्ले करता है। और इसी के कारण हम कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब आप जान गए होंगे कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मींस कंसेप्ट्स के साथ ज्योग्राफी अगर न पढ़ा जाए तो हमारे लिए बिल्कुल बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हम उसको एक तो मेमोराइज करना ही मुश्किल हो जाएगा, हम याद ही नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर हमने कंसेप्ट्स के साथ उसको पढ़ा तो ये सीधे सीधे ये हमारे कॉन्शियस से सीधे सीधे सब कॉन्शियस में उतर जाएगा। और सब कॉन्शियस में उतरने का मतलब ये हुआ कि स्थायी रूप से हमारे पास ये बना रहेगा। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको बनाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। और इस तरह से जब मेमोराइज होता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कि कंसेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस। हमारा जो ऐतरेय इंस्टीट्यूट है ये कंसेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस का ही एक प्लेटफॉर्म है। कंसेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस का पूरा ये प्लेटफॉर्म है ऐतरेय इंस्टीट्यूट। और इसमें जो सिविल सेक्शन है यूपीएससी का, या जो और हमारे स्टेट्स के जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होते हैं, इनका जो प्रिपरेशन कराया जाता है, तो वो चाहे जीएस वाला सेगमेंट हो, या ऑप्शनल ज्योग्राफी का सेगमेंट हो, या ऑप्शनल किसी और विषय का कोई भी सेगमेंट हो, तो हमारी पूरी जो फैकल्टीज है, तो ये पूरी फैकल्टीज इसमें इसी पर ज़्यादा फोकस करती है कि हम कंसेप्चुअल लर्निंग के थ्रू अपने सब्जेक्ट्स को, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इस रूप में उनको लर्न कराएं, या उस रूप में हम उसको तैयारी कराएं कि वो प्री भी क्वालिफाई करे, मेंस भी क्वालिफाई करे। और मेंस में कैसे क्वालिफाई करेगा, तो जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए जरूर ये बोलूँगा कि ज्योग्राफी अगर आपका कंसेप्चुअल चूंकि सब्जेक्ट भी है, तो ज्योग्राफी अगर इस कंसेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो बड़ा इजीली आपको ये हो जाएगा। मैंने आज आपको कुछ पढ़ाया नहीं,
बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ सिखाने की कोशिश की कि हम पढ़ेंगे कैसे, हम तैयारी कैसे करेंगे। और उसमें भी मैंने यही कोशिश किया कि हम कॉन्सेप्ट्स के साथ ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सुनने में शब्द बहुत बार आपने सुना होगा कि कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है और कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए जरूरी क्या है कि कुछ फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल, यानी जिसको हम बेसिक्स बोलते हैं, वो क्लियर हो। और पढ़ने के साथ ही साथ उसको अगर हम क्लियर करते जाएं, उसके साथ उसको कनेक्ट करते जाएं, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐतरेया इंस्टीट्यूट इसी के लिए ये स्थापित है और ये इसी के लिए जाना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से हम जो भी यहाँ पर ज्योग्राफी के जो जो टॉपिक्स हम लेके आएंगे, हम आपके साथ कनेक्ट होंगे तो आपका निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और ज्योग्राफी के प्रति एक रुचि भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों पर्पस हमारा है, दोनों ऑब्जेक्टिव हमारा है। और यदि आपको ये पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़िए, ऐतरेया इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और इस रूप में जुड़कर आप अपने करियर को बनाने में अ, हमें अपनी सहभागिता देने में आप मदद कर सकते हैं। यानी हम आपके लिए बिल्कुल जो पर्सन टू पर्सन जैसे कनेक्ट होते हैं, वैसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ज्योग्राफी के थ्रू हम आपको प्री और मेंस का जीएस या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ेंगे, जिसमें भी आप कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो हमारा मार्गदर्शन आपको सुलभ रहेगा। ओके, थैंक यू।